नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 जून 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज दो आर्टिकल्स हिंदू के और कुछ आर्टिकल्स दूसरे न्यूज़पेपर से हम उठाएंगे और बाद में न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स हम एथिक्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ है आज इंटरेस्टिंग डिस्कस करने के लिए जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आर्टिकल जो है यूनिवर्सिटीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित, या इसके बाद यहाँ पे ये आर्टिकल मेडिकल एजुकेशन का एक 3 साल का कोर्स भी होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, जिसे पूरा करके मेडिकल प्रैक्टिशनर बन सके स्टूडेंट्स और रूरल एरिया में सर्व कर सकें। एक पान मसाला से संबंधित आर्टिकल है, एक अम्बिलिकल कोड से संबंधित आर्टिकल है, हिल एरियाज में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है उससे संबंधित आर्टिकल है, काफ़ी कुछ है। आगे बढ़े उससे पहले एथिक्स की एक डेफिनेशन हेडोनिज्म से संबंधित। हम आने वाले दिनों में ना डेफिनेशन 2 भी कर सकते हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एथिक्स के पुराने जो क्वेश्चंस हैं वो उठा लेंगे, फिर एथिक्स हमारा बहुत बढ़िया ढंग से कवर हो जाएगा इसी प्रकार से चलते चलते। तो आज की जो डेफिनेशन है वो है हेडोनिज्म। हेडोनिज्म जो एथिकल फिलोसफी है ना, वो ये मानती है कि आपको कोई भी एक्शन लेना हो ना, आप ज़्यादा प्रायोरिटी दो अपनी प्लेजर पे। आप वो एक्शन लो जिससे आपको प्लेजर मिलता है और वो एक्शंस अवॉइड करो जिससे आपको पेन मिलता है। यहां पे देखो, जब भी आपको कोई एक्शन लेना है ना, तो आपको पता लगाना है क्या ये मुझे एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सही या गलत है। आप सिर्फ ये देखो एक्शन से आपको बहुत ज़्यादा प्लेजर मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो वो एक्शंस जिससे आपको प्लेजर मिलता है वो एक्शन सही हैं, और वो एक्शंस जिससे आपको पेन मिलता है वो एक्शंस गलत हैं। तो प्रायोरिटी दी जाती है प्लेजर पे हेडोनिस्ट के द्वारा। जैसे देखो ड्रग्स हैं, अगर ड्रग्स से प्लेजर मिलता है तो ये एक्शन सही है, अगर ड्रग्स से पेन मिलता तो वो एक्शन गलत होता। लेकिन ड्रग्स लेने से खुशी मिल रही है, मजा आ रहा है, तो उसे लीजिए, ये सोच होती है हेडोनिस्ट की। मतलब सही या गलत पता लगाने में हेडोनिस्ट देखते हैं क्या इससे प्लेजर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मजे आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। मजे आ रहे हैं तो एक्शन ठीक। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, यूटिलिटेरियनिज्म और हेडोनिज्म में क्या डिफरेंस है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। यूटिलिटेरियनिज्म मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स, और हेडोनिज्म आज बताया है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल देश की यूनिवर्सिटीज में एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो, जब अलग अलग डिसिप्लिन के लोग आपस में बैठकर चर्चा करते हैं ना, तब नई नॉलेज क्रिएट होती है। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए इंजीनियर, डॉक्टर, आर्टिस्ट यानी पेंटर, इसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन, क्रिकेटर मान लीजिए, जब ये सारे लोग बैठ के चर्चा कर रहे होंगे ना, डिस्कशन कर रहे होंगे ना, तो नए नए आइडियाज, नई नई नॉलेज निकल के आती है। एग्जाम्पल देके बताता हूं। जैसे देखो, इंजीनियर और डॉक्टर साथ बैठे, डॉक्टर ने बताया कि मेडिकल फील्ड में ये प्रॉब्लम है। इंजीनियर ने कहा अच्छा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मैं ये डिवाइस बना दूंगा और प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो दोनों की डिस्कशन से डिवाइस निकल के आया मेडिकल डिवाइस, ऐसा डिवाइस जो यूज मेडिकल में हो रहा है लेकिन जिसमें इंजीनियरिंग का इस्तेमाल है। और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए एक तरफ है सॉफ्टवेयर डेवलपर, दूसरी तरफ है डिजाइनर। दोनों अगर एक साथ मिलेंगे, डिजाइनर और सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो एक जबरदस्त वेबसाइट बनेगी। नई नॉलेज बनती है जब अलग अलग डिसिप्लिन के लोग बैठ के बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं। अब इस चीज को ना यूनिवर्सिटीज के साथ लिंक किया जाता है। देखो, पहले यूनिवर्सिटीज में क्या हुआ करता था, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन को पढ़ाया जाता था, उसमें रिसर्च होती थी। जैसे मेडिकल मान लीजिए, केमिस्ट्री मान लीजिए, फिजिक्स मान लीजिए, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लिया, वही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता डिटेल से और उसी में रिसर्च होती थी। बट अब ना यूनिवर्सिटीज में भी ना तरीके बदल रहे हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसका प्रोविजन हमारे देश की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी किया गया है, यूनिवर्सिटीज भी अब मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज पे फोकस कर रही हैं और इसका अच्छा रिजल्ट भी सामने आया है। जैसे देखो, बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री 2 डिसिप्लिन से मिलकर बना है, एक बायोलॉजी और दूसरा केमिस्ट्री।
इसमें क्या होता है, लिविंग बींग्स यानी ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, उन्हें मोलिकुलर लेवल पे स्टडी किया जाता है। मतलब कि आसान भाषा में बोलूं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, उनकी बॉडी से रिलेटेड क्या केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, ये सब चीज़ें आती हैं बायोकेमिस्ट्री में। इसकी एप्लीकेशन क्या है, नई नई ड्रग्स बनाना, हमारी बॉडी क्या कैसे काम करती है वो पता लगता है, और नई ड्रग्स का निर्माण किया जा सकता है बॉडीज को डिजीज से बचाने के लिए। एक और एग्जांपल देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, इसमें कौन कौन से डिसिप्लिन इन्वॉल्व हैं? वैसे तो देखो इसमें कई सारे डिसिप्लिन से इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन दो मेन जो डिसिप्लिन, दो सब्जेक्ट्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं, एक है कंप्यूटर साइंस और दूसरा बताइए, जल्दी बताइए, मैथमेटिक्स। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, मशीन लर्निंग होती है। मशीन को कैसे सिखाया जाता है, डेटा दिया जाता है और मशीन जो है वो पैटर्न पकड़ती है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करती है, तो बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं। ये सब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, मल्टीपल सब्जेक्ट की अप्रोच है। अब देखो एक चीज तो ये हो रही है मॉडर्न यूनिवर्सिटीज में, नई तरह की यूनिवर्सिटीज में। दूसरी चीज क्या हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। देखो परंपरागत रूप से ना यूनिवर्सिटीज में दो चीजों पे फोकस होता था, एक लर्निंग, दूसरा रिसर्च। मतलब सब्जेक्ट को पढ़ाना, सब्जेक्ट में रिसर्च। बट आज की यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, लर्निंग और रिसर्च तो हो ही रही है, लेकिन लर्निंग और रिसर्च के साथ साथ नए नए जो डिसिप्लिन आ रहे हैं ना सामने, जैसे बायोकेमिस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनमें इनोवेशन भी आ रही है और इस इनोवेशन को कॉमर्शियली यूज करने का प्रयास भी हो रहा है यूनिवर्सिटीज में। तो ये पॉइंट जो है आप पर भारी पड़ा होगा, मुझे पता है। आसान भाषा में आपके दिमाग पे छपवाना मेरा काम है, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, रिसर्च और इनोवेशन में डिफरेंस क्या है? देखो रिसर्च तो ये होती है कोई नई नॉलेज निकल के आना। आप किसी चीज में रिसर्च कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी में, तो रिसर्च कर रहे हो तो नई नॉलेज सामने आएगी कि अच्छा बॉडी ऐसे भी काम कर सकती है। वो होती है रिसर्च की, जिस चीज का पहले पता नहीं था उस चीज का पता लग गया, नॉलेज मिल गई। लेकिन इनोवेशन में क्या होता है, नॉलेज का एप्लीकेशन। मतलब अब पता लग गया बॉडी ऐसे काम करती है, तो इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है? इसकी एप्लीकेशन ये होती है, हो सकती है कि इस प्रकार की ड्रग बनाओ तो बॉडी को ये डिजीज नहीं होगा। तो इनोवेशन मतलब नॉलेज की एप्लीकेशन। जो नॉलेज सामने आई है उसका फायदा क्या हो सकता है, क्या प्रोडक्ट बनाए जिससे उस नॉलेज का फायदा हो जाए। रिसर्च मतलब नई नॉलेज निकालना स्टडी करके। तो हुआ क्या है, पहले यूनिवर्सिटीज में ना लर्निंग होती थी और रिसर्च होती थी, इनोवेशन पे फोकस नहीं होता था। बट आज के समय में यूनिवर्सिटीज में ना रिसर्च के बाद में उस रिसर्च को यूज कैसे कर सकते हैं उस पर भी फोकस होता है। मतलब जो नॉलेज मिली है अब उसमें क्या इनोवेशन लाया जाए, अब उसका यूज कैसे किया जाए मार्केट में, कैसे उसको कॉमर्शलाइज किया जाए, उस नॉलेज को, उस नॉलेज का इस्तेमाल करके ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए कि उस नॉलेज का इस्तेमाल हो जाए। इन चीजों पर भी फोकस होने लगा है आज के समय में यूनिवर्सिटीज में। देखो वैसे कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज को इस चीज पे फोकस नहीं करना चाहिए, इनोवेशन पे, क्योंकि वो भटक जाएंगे। रिसर्च और लर्निंग दो मेन चीजें होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज की। बट राइटर कहते हैं देखो आज का जो समय है ना, हम हमेशा बात करते रहते हैं बच्चों में 4 साल की डिग्री करने के बाद लर्निंग आउटकम नहीं होती, उनको पता ही नहीं कि इंडस्ट्रीज में चल क्या रहा है, तो उनकी नॉलेज जो है वो निकलते ही ऑब्सलीट हो गई होती है, इसलिए उनकी जॉब नहीं लग पाती। बट अब यूनिवर्सिटीज भी इनोवेशन पे फोकस करेंगी तो वो नई नई चीजें सीखेंगी यूनिवर्सिटीज, और बच्चों को वही पढ़ाया जाएगा क्लासेस में, करिकुलम में वो चीजें ऐड की जाएंगी, और जब बच्चे पास आउट होकर बाहर निकलेंगे ना तो उनकी जॉब आसानी से लग जाएगी, उनमें ऐसी स्किल होगी जिसकी आवश्यकता है इंडस्ट्रीज में। समझ गए सारा पॉइंट? अब देखो एक और चीज है, एक टर्म है इंटरेस्टिंग सी, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ये कौन होते हैं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस? देखो ये वो लोग होते हैं जिनको ना इंडस्ट्रीज का रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसको ना
25 साल हो गए टीसीएस में काम करते करते। ये जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है ना, ये यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे और बच्चों को बताएंगे कि भैया आप सी लैंग्वेज सीख रहे हो, जावा सीख रहे हो, सी प्लस प्लस जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज सीख रहे हो ना, इसका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं है अब यूनिवर्सिटी, वहां पे इंडस्ट्री में, मार्केट में जाओगे तो आपको अलग तरह की स्किल चाहिए। तो ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस यानी वो बंदा जिसको रियल टाइम एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में 25-30 साल काम करने का, वो यूनिवर्सिटीज में जाएगा और स्टूडेंट्स को ना क्लासरूम में बताएगा कि आपका जो करिकुलम है इसमें आप इसको इस प्रकार से पढ़िए, इंडस्ट्रीज में काम किसी और तरीके से हो रहा है, आप ये चीज तैयार कीजिए ताकि इंडस्ट्रीज में आपकी स्किल काम आए। तो एक ब्रिज का काम करेंगे ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। इंडस्ट्री से जाएंगे यूनिवर्सिटीज में और वहां पे जाके बता रहे होंगे कि इंडस्ट्रीज में किस स्किल की आवश्यकता है, इंडस्ट्री में किस एक्सपर्टीज की आवश्यकता है, आप अपनी स्किल को उसी हिसाब से चेंज करिए। इसके अलावा प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को देखो ये भी पता होगा मार्केट में ना इस चीज की कमी है। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को, क्योंकि वो इंडस्ट्री वाला पर्सन है, उसको ये भी पता होगा कि यार इसमें ज्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल कार में ना ऑयल का ज्यादा यूज होता है, तो उसको पता है कि कुछ ऐसी रिसर्च हो जाए जिससे जो माइलेज है कार की एकदम से बढ़ जाए, तो वो यूनिवर्सिटी में आके बच्चों को बोलेगा कि आप इसमें रिसर्च कीजिए, डायरेक्शन देगा यूनिवर्सिटीज में बच्चों को कि यहां पे रिसर्च का बहुत स्कोप है। इसके अलावा ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस यानी इंडस्ट्री वाला बंदा स्टूडेंट्स को ये भी बताएगा कि देखो आपने जो ये रिसर्च की है ना, अब इसको आप ऐसे कॉमर्शलाइज कर सकते हो, इसको इनोवेशन में कैसे तब्दील कर सकते हो। डिफरेंस आपको पता ही है रिसर्च एंड इनोवेशन के बीच में। रिसर्च मतलब नई नॉलेज, इनोवेशन मतलब नई नॉलेज की एप्लीकेशन। तो ये बंदा बताएगा स्टूडेंट्स को कि आपको नॉलेज तो मिल गई रिसर्च से, अब इस नॉलेज को आप कॉमर्शलाइज कैसे करोगे, इसका इस्तेमाल करके मार्केट में क्या बेचोगे। इसके अलावा देखो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो है यूनिवर्सिटीज के लिए एम्बेसडर का काम करेगा। वो इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के साथ में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करवाएगा यूनिवर्सिटी की। जैसे मारुति में मान लीजिए उसने 25 साल काम किया है, तो वो मारुति में उसके लिंक हैं, तो वो टाई अप करवा देगा मारुति का यूनिवर्सिटी के साथ में। मतलब ये जो कंसेप्ट है ना प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का, ये यूनिवर्सिटी को अप टू डेट रखेगा। जो हम बार बार बात करते हैं ना, कई सारे आर्टिकल्स तो हमने भी डिस्कस किए कि यार हमारा करिकुलम नहीं चेंज होता है, इंजीनियरिंग में नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई लेकिन करिकुलम अभी भी 15-20 साल पुराना है। तो उस गैप को फिल करने का काम करेगा ये प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। जिस चीज की इंडस्ट्रीज में आवश्यकता है वो चीज तैयार करवाएगा यूनिवर्सिटीज में, ताकि यूनिवर्सिटीज भी अप टू डेट रहें इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है। पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करवाएगा एकेडमिया के बीच में, एकेडमिक्स और इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के बीच में। यूनिवर्सिटीज में भी इनोवेशन का कल्चर डेवलप होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ना मेडिकल कोर्सेज को छोटा करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। मेडिकल कोर्स को छोटा करना मतलब जैसे अभी एमबीबीएस की डिग्री होती है तो 5-6 साल लग जाते हैं पूरी डिग्री कंप्लीट करने में। ममता बनर्जी ने एक आइडिया दिया है कि 3 साल का एक डिप्लोमा कोर्स आप ला सकते हो मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए, और फिर डिप्लोमा करने के बाद आप उनको रूरल एरियाज में डिप्लॉय कर सकते हो। फायदा ये होगा रूरल एरियाज में जो आज के समय में डॉक्टर्स की कमी है ना, वो डॉक्टर्स की कमी दूर हो जाएगी, क्योंकि ये मेडिकल प्रैक्टिशनर जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया है ये तैयार हो जाएंगे रूरल एरियाज में काम करने के लिए। 5-6 साल की एमबीबीएस करके बहुत खर्चा करके जो लोग एमबीबीएस डिग्री हासिल करते हैं ना, वो रूरल एरियाज में कम जाना चाहते हैं। उनका ये पॉइंट होता है कि हमने प्राइवेट कॉलेज से एजुकेशन हासिल की, हमारा इतना खर्चा हो गया, रूरल एरियाज में उतनी कंपनसेशन नहीं है। अब कंपेयर करके देखो, एक डॉक्टर कोई गांव में काम कर रहा है, एक डॉक्टर दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल में या गुड़गांव में मेदांता हॉस्पिटल में काम कर रहा है। उसको कितना पैसा मिलता है शहरों में काम करके, रूरल एरियाज में पैसा नहीं मिलता है। इसीलिए रूरल एरियाज में कम डॉक्टर जाके काम करना पसंद करते हैं। और अब वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने यह आइडिया दिया है डिप्लोमा वाला। ये जो आर्टिकल है ना एक इंटरव्यू की फॉर्म में है, मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से बताता हूं दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स कि 3 साल का ये डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल प्रैक्टिशनर तैयार करने के लिए या नहीं होना चाहिए। पहले
प्रोज डिस्कस करते हैं, उसके बाद कॉन्स। सबसे पहला प्रो क्या है, देखो 3 साल का डिप्लोमा होगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर तैयार होंगे तो रूरल एरियाज में डॉक्टर्स की जो कमी है उसे पूरा किया जा सकता है। दूसरा, ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर निकलेंगे ना डिप्लोमा वाले, ये सस्ती सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लेस एक्सपेंसिव। तीसरा, एक जो कंसर्न है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में इनको डिप्लॉय करना में दिक्कत आएगी, तो सब हेल्थ सेंटर में इस्टेब्लिश किया जा सकता है जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से भी छोटा होता है। वहाँ पे उन्हें बोला जा सकता है कि आप सिर्फ इमीडिएट बेसिस पे देखिए, उसके बाद अगर लगता है प्रॉब्लम थोड़ी सी भी ज़्यादा है तो उसे रेफर कर दीजिए। सिर्फ इनिशियल चेकअप के लिए यूज़ किया जाए उन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया है। इसके अलावा देखो पॉइंट्स और भी हैं, जैसे उन्होंने सिर्फ डिप्लोमा किया है तो वो रूरल एरियाज़ में रह के काम करेंगे, वो शहरों में नहीं जाएंगे क्योंकि उनके पास सिर्फ डिप्लोमा है, और डिप्लोमा वालों की इज्जत नहीं होगी शहरों में, क्योंकि शहरों में तो और भी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो इसलिए उनको रिटेन किया जा सकता है आसानी से रूरल एरियाज़ में डिप्लोमा होल्डर्स को जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया है। और सबसे लास्ट में जॉब्स भी जनरेट होंगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं फेवर में। अब अगेंस्ट में भी पॉइंट्स हैं। पहली चीज़ कि देखो ऐसे लोगों की ना जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया है और वो मेडिकल प्रैक्टिशनर बन गए हैं, उनके साथ ना डिस्क्रिमिनेशन होगा सिस्टम में। जैसे देखो ऑलरेडी जो आयुष के डॉक्टर्स हैं उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो इन डिप्लोमा होल्डर्स के साथ बिना भेदभाव होगा कि वो एमबीबीएस डॉक्टर अलग हैं, ये प्रैक्टिशनर अलग हैं। दूसरी चीज़, क्या गांव के लोगों की जान सस्ती है कि उनका इलाज आप करवा रहे हो 3 साल के डिप्लोमा होल्डर से, और शहरों में ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं? तो ये तो गलत बात हो गई ना यार, डिस्क्रिमिनेशन वाली बात हो गई। गांव में तो आपको पता है अनअवेयरनेस और भी ज़्यादा है, जागरूकता कम है, तो उनका तो और एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 3 साल में आप क्या सिखा दोगे ना? एमबीबीएस की डिग्री 5.5 साल की है मान लो, तभी तो है वो इतने साल की कि उसमें एजुकेशन कंप्लीट होती है मेडिकल की। लेकिन 3 साल में आप क्या पढ़ा दोगे? आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे कहीं ना कहीं क्वालिटी के साथ में। एक ये पॉइंट दिया जाता है अगेंस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट, सारे मेडिकल बोर्ड्स रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे ऐसे डिप्लोमा होल्डर्स को। फिर कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा जैसा बीटेक के साथ हुआ है, डिग्री कर ली लेकिन जॉब नहीं है, तो वैसा ही हो जाएगा। मेडिकल प्रैक्टिशनर वो बन गए 3 साल का डिप्लोमा बन के, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। तो दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब बताओ सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन आप खुद बताओ, सोचो क्या सॉल्यूशन हो सकता है। देखो आज के समय में ना हमारे ना देश में ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस हैं ना साउथ इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, या फिर महाराष्ट्र गुजरात में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। नॉर्थ में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या कम है, तो सरकार यहाँ पर ध्यान दे, मेडिकल कॉलेजेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करें। अब दिक्कत यह है ना, साउथ इंडिया में ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, 85% सीट्स वहाँ पे लोकल्स के लिए आरक्षित हैं, तो सिर्फ 15% बाहर के होते हैं। तो नॉर्थ इंडिया के लोग कम एमबीबीएस कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पे साउथ इंडिया के डॉक्टर्स तो उनकी ज़्यादा इच्छा साउथ इंडिया में ही काम करने की होगी ना, तो नॉर्थ के डॉक्टर्स हैं ही कम। दूसरा पॉइंट, डॉक्टर्स रूरल एरिया में नहीं जाना चाहते, उनको इंसेंटिव दो ना। अभी तक देखो इंसेंटिव सिस्टम ने अच्छे से काम नहीं किया, आप और ज़्यादा इंसेंटिव दो ताकि रूरल एरियाज़ में उनको रिटेन किया जा सके। इसे डिग्री का पार्ट जो बनाया गया है कि डॉक्टर्स को इतने साल तक रूरल एरियाज़ में काम करना होता है, इसे आप स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करो। मतलब वो सारे स्टेप्स लो जिससे डॉक्टर्स को रूरल एरिया में रिटेन किया जा सकता है, उनसे वहाँ पे काम करवाया जा सकता है। तो ये सॉल्यूशन है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। डॉक्टर्स के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पान मसाला को बैन करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जो गुटखा होता है ना, उसमें टोबैको होता है यानी तंबाकू होता है जिसको लोग चबाते हैं। इस पर सरकार ने ना 2011 में बैन लगा दिया था, क्योंकि ये एडिक्टिंग है, इससे एडिक्शन हो जाता है और शरीर को बहुत सारे नुकसान पहुंचते हैं। तो इसलिए इस पर सरकार ने बैन लगा दिया 2011 में। बट देखो 2022 में हाईकोर्ट की एक जजमेंट ने इस बैन को, गुटखा के ऊपर लगे बैन को पलट दिया। लेकिन अच्छी बात ये रही
दिल्ली हाई कोर्ट के ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फिर से गुटखा के ऊपर लगे बैन को अपहेल्ड किया, यानी बैन जो है गुटखा के ऊपर अभी भी है। गुटखा में ना टोबैको होता है, तंबाकू होता है। पहले ना पान मसाला में टोबैको को ऐड करके बेचा जाता था, मतलब पान मसाला और उसके अंदर टोबैको यानी तंबाकू। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ना ये चीज़ धड़ल्ले से नहीं बिक रही है क्योंकि इस पे बैन है, चोरी छुपे बिकती है टोबैको के अंदर पान मसाला। जैसे देखो बिहार में शराब बैन है लेकिन फिर भी शराब मिल जाती है, उसी प्रकार से ये गुटखा भी मिल जाता है। लेकिन एक और दिक्कत जो सामने आई है वो ये है, जो पान मसाला है बिना टोबैको वाला वो धड़ल्ले से बिकता है, इसका प्रमोशन होता है, इसमें भी एडिक्शन है, लेकिन इस पर कोई बैन नहीं है, सिर्फ पान मसाला। जैसे बिमल इलायची है, आप यमुना एक्सप्रेसवे पे जाओगे पूरा विमल के बिलबोर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, समझ गए। तो बिमल का प्रमोशन बड़े बड़े एक्टर्स करते हैं, अजय देवगन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट एक साल में 50,000 करोड़। इसीलिए ये कंपनीज बड़े बड़े एक्टर्स को हायर करती हैं, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है इसमें। लेकिन देखो लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, सेहत को नुकसान पहुंच रहा है। और गुटखा बेशक बैन हो गया, बट ये पान मसाला ओपनली बिकता है और गुटखा अंडरग्राउंड बिकता है, चोरी छुपे बिकता है। तो अब फाइनल में कुछ स्टेप्स की बात करते हैं राइटर। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ना कंप्लीट बैन कर देना चाहिए पान मसाला की सभी प्रकार के प्रमोशंस पे, इवन वो जो विदाउट टोबैको कंटेंट हैं, मतलब हर प्रकार के पान मसाला की प्रमोशन पे रोक लगनी चाहिए। दूसरा, जनता को बताया जाए क्लियर और साफ शब्दों में कि भैया इससे बहुत नुकसान होता है, पान मसाला जो आप खाते हो इसे मत खाइए। और क्या स्टेप्स उठाया जा सकता है, टैक्स इंक्रीज कर दिया जाए पान मसाला पे, रोक लगा दी जाए कि पब्लिक एरियाज में इन्हें डिस्प्ले नहीं किया जा सकता, इवन शॉपकीपर्स को हेल्थ रिस्क के बारे में बताया जाए। ये सारे फर्दर स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो ये छोटा सा आर्टिकल था पान मसाला से संबंधित। अब इसके बाद ना द ट्रिब्यून का एक आर्टिकल है। ये आर्टिकल लिखा है गुरुबच्चन जगत के द्वारा, जो पहले मणिपुर के गवर्नर थे और यूपीएससी के चेयरमैन भी रहे हैं। नीचे देखो, द राइटर इज फॉर्मर चेयरमैन यूपीएससी एंड फॉर्मर डीजीपी बीएसएफ जम्मू एंड कश्मीर, और बाद में मणिपुर के गवर्नर भी रहे। इन्होंने कहा है कि क्रिकेट का बहुत ज़्यादा जो कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है ना, वो गलत है। तो मैंने ना इस आर्टिकल से कुछ एथिकल इश्यूज ड्रा किए, क्योंकि आर्टिकल यूपीएससी के चेयरमैन के द्वारा लिखा गया है तो यूपीएससी उठा सकती है, केस स्टडी पूछ सकती है। तो एथिकल इश्यूज हम ड्रा कर लेते हैं। जैसे देखो आईपीएल वगैरह आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज हो चुके हैं। बाकी जो फॉर्मेट है क्रिकेट के, टेस्ट मैच वगैरह, उन पे ज़्यादा फोकस नहीं होता। तो राइटर कहते हैं देखो बोली लगती है प्लेयर्स की, अलग अलग टीम्स जो हैं प्लेयर्स को खरीदती हैं, इससे प्लेयर्स की जो डिग्निटी है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। प्लेयर्स को लगता है कि यार हमारे पास कोई पर्सनल ऑटोनमी नहीं है, हमें तो कमोडिटी की तरह खरीदा बेचा जा रहा है। दूसरा, इक्विटी। दूसरा एथिकल इशू ये है, अब बीसीसीआई के पास तो देखो बहुत पैसे हैं, अब आईपीएल में अलग अलग देशों के प्लेयर्स आके खेलते हैं। फॉर एग्जांपल, अब वेस्ट इंडीज़ का कोई प्लेयर है, वो अपने देश के लिए नहीं खेलेगा, वो आईपीएल के लिए आके खेलेगा। तो जो गरीब देश है ना, वो बोलते हैं कि यार हमारी तो मर्जी नहीं चलती, हम प्लेयर्स को रोक ही नहीं सकते, वो आईपीएल में आके खेलते हैं, वहाँ पे ज़्यादा पैसा है, देश के लिए नहीं खेलते। समझ गए? तो ये इशू है, इक्विटी नहीं है। बीसीसीआई अमीर बोर्ड है, दूसरे देशों के बोर्ड उतने अमीर नहीं है। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी ऑफ द गेम। अब देखो आईपीएल में तो सिर्फ 2020 का मैच होता है, सारे प्लेयर्स अपने आप को इसी इवेंट के लिए तैयार करते हैं, टेस्ट मैचेस के लिए वो तैयार नहीं करते जिसमें 5 दिन का मैच होता है। तो प्लेयर्स का स्टेमिना वगैरह नहीं बनता, उनका पूरा फोकस इसी फॉर्मेट पे है, बाकी फॉर्मेट्स पे उनका फोकस ही नहीं है। तो परंपरागत जो स्किल्स थी ना गेम की, परंपरागत स्किल्स, परंपरागत टैक्टिक्स, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं। गेम जो है, कहने का मतलब है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है। नेक्स्ट, रोल मॉडल। अब देखो ये क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं वो सेलिब्रिटी बन गए हैं, इनके एक्शंस, एटीट्यूड फॉलो किए जाते हैं उनके फैंस के द्वारा। अब देखते हैं ये कि प्लेयर्स जो हैं वो अपने पैसों को ज़्यादा फोकस करते हैं, फाइनेंशियल गेन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि स्पोर्ट्स की इंटीग्रिटी पर, ना कि स्पोर्ट्स पर्सन की वैल्यूज़ पर। तो वही चीज़ फिर फैंस सीखते हैं अपने प्लेयर्स से,
वही वैल्यूज फिर सोसाइटी में आती हैं। नेक्स्ट है बैटिंग एंड करप्शन। बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है आईपीएल में, तो इलीगल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे बैटिंग, मैच फिक्सिंग, ये सब। इससे भी स्पोर्ट की जो इंटीग्रिटी है वो प्रभावित होती है और फैंस का ट्रस्ट कम होता है। नेक्स्ट, कॉमर्शलाइजेशन एंड प्लेयर वेलफेयर। अब देखो, बार बार मैच होते ही रहते हैं, पूरे साल में लगातार मैच होते रहते हैं, प्लेयर्स को रेस्ट बहुत कम मिलता है, तो प्लेयर्स का ना बर्नआउट हो जाता है। इसकी वजह से वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इंजरी हो जाती है, प्रॉपर आराम नहीं मिल पाता। नेक्स्ट है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ग्रास रूट क्रिकेट। वैसे देखो, आईपीएल से बीसीसीआई इतना पैसा कमाती है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट पे फिर भी खर्च नहीं करती। लोकल लेवल पे क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, तो ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए बीसीसीआई को। तो ये एथिकल इश्यूज मैंने निकाले इस आर्टिकल से। अब देखो, न्यूज़पेपर के कुछ दूसरे आर्टिकल्स को एथिक्स के पर्सपेक्टिव से या फिर एग्जांपल्स जो मिलते हैं उनको देख लेते हैं। शोपियन केस 2009 में सामने आया था। 2 महिलाएं जम्मू एंड कश्मीर में एक नदी में मरी हुई मिली। बाद में आरोप लगा दिया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनका रेप किया और बाद में उनको मार दिया गया। लेकिन देखो, सीबीआई जांच हुई, सीबीआई जांच में ये सामने आया, 2 डॉक्टर्स उन्होंने ना अपनी ड्यूटी ठीक से परफॉर्म नहीं की। एक डॉक्टर ने तो क्या किया, पेशेंट का जो सैंपल था ना उसको रिप्लेस कर दिया अपने सैंपल से। वेजाइनल स्वैब का जो सैंपल था ना पेशेंट का, वो अपने सैंपल से रिप्लेस कर दिया, जिससे ये साबित हुआ कि हाँ रेप हुआ है। तो डॉक्टर्स ने जो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की, अब उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। इसमें एथिकल इश्यूज क्या इन्वॉल्व हैं? ये सारे एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। नंबर 1, ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल इंटीग्रिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्टर्स की जो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी थी उसका वायलेशन हुआ, उन्होंने एविडेंस को फैब्रिकेट किया, गलत मेडिकल रिपोर्ट प्रेजेंट की। दूसरा, जस्टिस अंडरमाइन हुआ, मतलब कि ये नेचुरल डेथ थी लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस पे आरोप लगा, फॉल्स नैरेटिव प्रेजेंट किया गया, इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड किया गया, यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में छेड़छाड़ हुआ। नेक्स्ट, पॉलिटिकल मोटिवेशन। डॉक्टर्स ने अपनी पर्सनल पावर का यूज किया, प्रोफेशनल पावर का यूज किया पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए। आईएसआई के साथ मिलकर उन्होंने काम किया, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, मिसयूज किया। नेक्स्ट, वायलेशन ऑफ पेशेंट राइट्स एंड डिग्निटी। डॉक्टर्स ने देखो अपना सैंपल रिप्लेस कर दिया पेशेंट के सैंपल से, तो ये मेडिकल एथिक्स का वायलेशन है। इसके साथ साथ जिनकी डेथ हुई उनकी डिग्निटी का भी वायलेशन है कि उनका जो सैंपल है बदला जा रहा है डॉक्टर के द्वारा अपने खुद के सैंपल से। तो ये एथिकल इश्यूज यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद देखो, द हिंदू में ये बड़ा सा आर्टिकल है आज स्पॉटलाइट में। इसमें ये बताया गया है, छोटे छोटे जो हिल टाउन्स है ना, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, इनमें ना पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। जैसे शिमला है, 25,000 लोगों के लिए ये बसा था, बट अब शिमला में 3 लाख लोग रह रहे हैं। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, टूरिस्ट इतने आते हैं, अब टूरिस्ट इतने आते हैं, लोकल पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो ज़्यादा व्हीकल्स आते हैं, पार्किंग के लिए स्पेस नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट चल रही है, बिल्कुल जहाँ स्पेस मिले हैप-हैज़ार्ड मैनर में, तो पेड़ काटे जा रहे हैं, लैंडस्लाइड्स की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। बहुत दिक्कत में है ये सिटीज़ पहाड़ों वाली, इसलिए लोकल जो रेजिडेंट्स हैं ना उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़बरदस्त प्रभावित हो रही है। तो इस पे ना स्टेप्स लेना चाहिए इन सिटीज़ को। अंग्रेजों ने जब इन सिटीज़ को बसाया था ना, तब बहुत कम पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए बसाया था, बट अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। जैसे शिमला ने ना, मतलब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। जैसे शिमला के अंदर जो ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिसेज, इनको बाहर शिफ्ट किया जा रहा है। शिमला के आसपास सैटेलाइट टाउन इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। जैसे दिल्ली के पास गुड़गांवा है, सोनीपत है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, बाद में शिमला के पास भी सैटेलाइट टाउन होना चाहिए। पानी की समस्या को पूरा करने के लिए सतलुज से पानी लेने की कोशिश की जा रही है वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडिंग एक प्रोजेक्ट से, और दूसरी चीज़ों पर भी रेगुलेशन लगाया जा रहा है। बट दिक्कत ये है, ये प्रॉब्लम सिर्फ शिमला की नहीं है, ज़्यादातर बड़ी पहाड़ों में बसी सिटीज़ की ये प्रॉब्लम है। तो इसका कोई ना परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल है, मैंने ब्रीफ में आपको बढ़िया आसान शब्दों में बता दिया। इसके बाद देखो, साइंस का आर्टिकल है, इसे भी हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देखो, जब बच्चे का जन्म होता है ना, अम्बिलिकल कोड यानी नाल जिससे माँ से बच्चे को सारा खाना वगैरह जाता है, उसे काट दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा।
अब जो अम्बिलिकल कॉर्ड को यानी नाल को काटा जाता है ना, तो उसमें से ना खून निकलता है और उस ब्लड में ना स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। स्टेम सेल से कई तरह के सेल बनाए जा सकते हैं, कई तरह के डिजीज़ का इलाज हो सकता है। रीजनरेटिव मेडिसिन में इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है स्टेम सेल्स का। रीजनरेटिव मेडिसिन मतलब बॉडी के सेल्स डैमेज हो गए तो उन्हें रिप्लेस करना काम होता है रीजनरेटिव मेडिसिन का, यानी डैमेज हुए सेल्स को रिप्लेस करना या फिर नए सेल्स डालना। तो इस चीज़ में ना काफ़ी यूज़ होता है स्टेम सेल्स का। और स्टेम सेल्स मिलते हैं उस अम्बिलिकल कॉर्ड में जिनको जो काटा जाता है डॉक्टर के द्वारा बच्चे के जन्म के बाद। जो नाली होती है ना, नाल होती है, उसे काटा जाता है, उसमें जो खून होता है उस खून में होते हैं स्टेम सेल्स। और स्टेम सेल्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है रीजनरेटिव मेडिसिन में, जिसमें पुराने टिश्यूज़ को, डैमेज टिश्यूज़ को नए टिश्यूज़ से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो अब ना एक चलन चल गया है, जो अमीर लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ लोग हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड में जो खून होता है ना उसको स्टोर करके रखवा रहे हैं। दो प्रकार से स्टोर करवाया जाता है, एक प्राइवेट में, एक सरकारी में। प्राइवेट में क्या होता है कि कल को यूज पड़े बच्चे को, बाद में बड़ा हो गया बच्चा और उसको कोई ट्रांसप्लांट करवाना है या फिर कोई डिसऑर्डर, ब्लड संबंधित कोई बीमारी है, उसे ठीक करवाना है, तो तब उस ब्लड का इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए प्राइवेटली उस ब्लड को स्टोर करके रखवाया जाता है। एक है पब्लिक। पब्लिक क्या है, एक बैंक टाइप का है, कोई भी अम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड को स्टोर करवा के रखवा सकता है। फ्यूचर में किसी को भी जरूरत पड़े तो वो उसे यूज कर सकता है। तो राइटर ये कहते हैं कि देखो, इतना ज़्यादा भी यूज नहीं है जितना लोग स्टोर करवा के रख रहे हैं। अब साइंस ने साबित कर दिया है कि ट्रांसप्लांट में तो इतना ज़्यादा यूज है नहीं अम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड का। तो इसलिए रीथिंकिंग इंपॉर्टेंस, मतलब दोबारा से सोचा जाए तो उतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। अब देखो, रिवाइज कर लेते हैं आर्टिकल्स को समरी के थ्रू। सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेडिकल कोर्सेज का जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया, पक्ष में ये सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए। शॉर्ट टर्म मेडिकल कोर्सेज 3 साल का चलाए जाते हैं। डॉक्टर्स की संख्या रूरल एरिया में इंक्रीज होगी। बेसिक मेडिकल केयर प्रोवाइड करने के लिए डॉक्टर्स को ट्रेन किया जा सकता है। लेस एक्सपेंसिव है। रूरल रिटेंशन होगा डॉक्टर्स का। फ्लेक्सिबिलिटी भी है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेडिकल स्कूल से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे ये शॉर्ट टर्म मेडिकल कोर्सेज और ज़्यादा लोग इसमें अपना करियर बनाना चाहेंगे। नुकसान क्या है, 3 साल में ट्रेनिंग अच्छे से नहीं होगी। 2 टाइप का हेल्थ केयर सिस्टम बन जाएगा। लोग पूछेंगे कि एमबीबीएस डॉक्टर हो या फिर कौन से डॉक्टर हो, डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छी केयर नहीं प्रोवाइड की जा सकेगी। कुछ मेडिकल बोर्ड्स उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उनका फ्यूचर अधर में लटक जाएगा। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट में। तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में। अब इसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप वाला आर्टिकल था, इसमें हमने डिस्कस किया मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ अब बढ़ रही हैं। बायोकेमिस्ट्री का एग्जांपल हमने डिस्कस किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी, जिसमें कंप्यूटर साइंस प्लस मैथमेटिक्स है। बायोकेमिस्ट्री में बायो प्लस केमिस्ट्री है। एंटरप्रेन्योरशिप वाली यूनिवर्सिटीज़ का इमरजेंस हो रहा है, जिसमें एकेडमिक्स, जो एकेडमिया है, और इंडस्ट्रियल पार्टनर है, दोनों के बीच में कोलाब्रेशन हो रहा है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ इमर्ज हो रही हैं। पहले फोकस होता था लर्निंग प्लस रिसर्च पे, अब लर्निंग प्लस रिसर्च पर प्लस इनोवेशन पे भी फोकस हो रहा है। यूजीसी का एक नया इनिशिएटिव है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस ये इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल होते हैं जो यूनिवर्सिटी में आके अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करते हैं। तो प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। क्लासरूम में इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस आता है, ये रिसर्च को गाइड करते हैं, रिसर्च को कॉमर्शलाइज कैसे करें बताते हैं। एक गैप जो है अभी एकेडमिया और इंडस्ट्रीज़ के बीच में, उस गैप को ये फिल करने की कोशिश करते हैं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन। देखो, रिसर्च और लर्निंग के साथ साथ इनोवेशन अब यूनिवर्सिटी का कोर पिलर साबित हो रहा है। जो इनोवेशन का कल्चर बढ़ रहा है ना, इससे यूनिवर्सिटी बेस्ड स्टार्टअप्स काफ़ी इमर्ज होकर आ रहे हैं। पेटेंट ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं। कॉमर्शियल प्रोडक्ट यूनिवर्सिटी से ही निकल के आ रहे हैं। सबसे लास्ट में बोला जाता है, देखो, सक्सेसफुल यूनिवर्सिटीज़ आज के समय में वही हैं जो रिसर्च, इंडस्ट्रियल वर्क और एकेडमिया तीनों को कन्वर्ज करती हैं। और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जो हैं, ये जब पढ़ाएंगे, यूनिवर्सिटी में काम करेंगे, तो एंटरप्रेन्योर्स इन रेजिडेंस, यानी यूनिवर्सिटी में ही एंटरप्रेन्योर्स के निकलने का जो रास्ता है वो साफ होगा।
अब इसके बेस पे ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। आज के इस डिस्कशन में बस इतना है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।